क्लास 12th वालों, अगर आप 22 फरवरी को हिंदी में 98% का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि सभी बच्चों से आप बेहतर कॉपी कैसे लिखेंगे और सबसे बड़ी बात क्या गलती नहीं करना है और क्या सही करना है बोर्ड एग्जाम में। आज की इस वीडियो में सारी चीजें एक एक पॉइंट को बताएंगे। चाहे आप लाख तैयारी करके बेस्ट से बेस्ट कर लीजिए, आप पूरी तैयारी कर लिए हिंदी में, अगर आपको कॉपी लिखने का तरीका मालूम नहीं है तो आपका नंबर पूरा में पूरा नहीं आ पाएगा। तो आज की इस वीडियो में सिखाएंगे कि कॉपी कैसे लिखना है। और बहुत सारे बच्चे पेपर देने बैठेंगे, एक साथ बहुत सारे बच्चे पेपर देने बैठेंगे, उन सभी में आपकी जो कॉपी होगी एकदम एक नंबर यूनिक होगी। यूनिक बनाएंगे ना, सबसे अलग एक झलक दिखेगा, तो आपका 98% आने से कोई नहीं रोकेगा। तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हिंदी हो या इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे बेस्ट तैयारी आपको फ्री में नोट्स भी दिया जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और आइए आज की इस वीडियो को तैयारी के साथ बताने चल रहा हूँ कि हिंदी में आप 98% कैसे लाएंगे, कॉपी कैसे रिप्रेजेंट करना है, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए और तैयारी आप कैसे करेंगे, पूरी फुल डिटेल आज की इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको हिंदी की कॉपी मिलेगा बाबू, ठीक है। सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा। सबसे पहले क्या करना है, कॉपी लिखते समय मैं बता रहा हूं, इसके बाद एक एक निचोड़ बात करेंगे। इसमें आपको कॉपी मिलेगा, फटाक से क्या करिएगा आप लोग, ये जो मार्जिन लाइन दिख रहा है, ये लाइनें खींचे हैं इस तरीके से, स्केल से फटाफट से खींच लीजिएगा सारे पेजेस को मात्र 2 मिनट में। ठीक है, आजकल तो खींची हुई भी आ रही है, लेकिन अगर ना खींची हुई मिले तो फटाक से इस पे पहले नजर डालिएगा। फिलअप करने के बाद इसमें हम बात कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद आपका पेपर जो आएगा हिंदी का 2 खंडों में आएगा, देख रहे हैं ना। सबसे पहले मैं लिख चुका हूं तो पहले बताते चलूंगा। 2 खंड में, एक खंड क रहेगा, एक खंड ख रहेगा, ठीक है। तो खंड ख वाले भी बात करेंगे इसी में। पहले तो खंड क के बारे में बात करेंगे, क्योंकि खंड क से केवल 50 नंबर का आएगा और खंड ख से भी 50 नंबर का। तो एक एक चीज जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़ाई लड़ना है 22 फरवरी को। ठीक है, देखिए खंड ख से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे कॉपी के सबसे पहले मतलब की लाइन में क्या, खंड क। इसी तरीके से इसी अंदाज में लिखना है, क्योंकि 98% आपको लाना है। और मैं खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूं, ठीक है ना, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी। देखिए सबसे पहले खंड क हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है बाबू, प्रश्नोत्तर लिखना है। क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, ठीक है, ऐसे ही लिखना है। और अगर टाइम मिलता है तो सुंदर बढ़ाने के लिए अंडरलाइन कर देंगे इस टाइप से, जो नीचे प्रश्नोत्तर संख्या के नीचे अंडरलाइन किया हूं ऐसे भर देते हैं तो और भी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। जो पहला प्रश्न आएगा इसमें 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे। अब ऐसे लिखना है क ख ग घ अंग, 5 मतलब कि क्वेश्चन रहेंगे और कौन कौन से ऑप्शन सही है इसी तरीके से लिखना है। मान लीजिए कि पहला प्रश्न का क नंबर का दूसरा विकल्प सत्य है, तब विकल्प नंबर भी डालेंगे और विकल्प जो लिखा है वो चीज आगे उतार देंगे। जैसे क नंबर का दूसरा सही है, इसमें विकल्प सत्य है, संपूर्णानंद सही लिखा गया है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को जितने भी आपके बहुविकल्पी दिया हुआ है ऐसे लिख लेंगे। समझ रहे हैं ना, क हो जैसे ख में दूसरा विकल्प सत्य है, प्रेम सागर लिखा है, तो वो चीजें उतार देना है। ऐसे आप लोग कर लेंगे। पहला प्रश्न में जितने भी क्वेश्चन दिया रहेगा कर लेंगे ना। इस तरीके से मैं आइडिया बताते चल रहा हूं, इसी तरीके से लिखेंगे तो टॉपर में 1 नंबर में आएंगे। समझ रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन था। 5 विकल्प कर लीजिएगा, दूसरा भी सेम ऐसे ही करना है। लेकिन ये जो आता है ये आपके पद्यांश से यानी पद से क्वेश्चन आता है वह विकल्पी। तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 ऐसे लिखिएगा। समझ रहे हैं ना, एक एक चीज को समझिए। और एक चीज, रोल नंबर भी डालना है आपको हर एक पेज पर, और ये बच्चे को जानकारी नहीं होता है और डालना बहुत जरूरी है। अगर आपका बाई द वे कहीं कॉपी का पृष्ठ निकल कर भूल जाता है, अगर कोई चाहता है निकालना, तो पेज नंबर के नीचे जो होता है RN लिखा होता है, कभी चेंज नहीं हो पाएगा। तो ये वीडियो बहुत जरूरी है एक एक पॉइंट समझने के लिए। देख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखेंगे। दूसरा का क सही है, मान लीजिए दूसरा क्षयवादी युग ऐसे ही करना है जैसे कि पहला क्वेश्चन में किए हैं। ख नंबर देखिए चौथा विकल्प सत्य है, रामधारी सिंह दिनकर लिखा गया है, सेम
जो पहले नंबर में किए हैं वैसे ही दूसरा के क ख ग घ अंग पांचों विकल्प को सेम इसी स्टेमिना में लिख देना है। समझ रहे हैं ना। अब मान लीजिए पहला पृष्ठ तो आपका पहला और दूसरे क्वेश्चन में खत्म हो गया। अब लास्ट में आएंगे ना तो नीचे ये आखिरी पेज के नीचे यहाँ पे आर और डॉट दे के सॉरी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से आर और यहाँ पे एन लिख करके इस तरीके से और अपना रोल नंबर उतार दीजिएगा। 10 नंबर वाला रोल नंबर आएगा ना ये पेज पर लिख दीजिएगा। स्मॉल में मतलब छोटा में, मतलब ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, शॉर्ट में ही लिख दीजिएगा आर इन, तब रोल नंबर छाप दीजिएगा। और इससे क्या फायदा है समझ रहे हैं। कोई कॉपी का पेज अगर बदलना चाहता है कि बच्चा बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा लिखा है, कोई भी गलती त्रुटि नहीं है, पेज अगर निकालना चाहेगा तो यहाँ पे रोल नंबर लिखे रहेंगे तो वो चेंज नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं ना। इसलिए एक एक चीज आपको ध्यान में रखते हुए चलना है अगर टॉपर बनना है तो। समझ रहे हैं। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब बात आती है बाबू तीसरे प्रश्न पे। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 इस तरीके से। और ये बात आती है प्रश्नोत्तर संख्या 3 में क्या चीज हमें करना होता है, ये गद्यांश आता है। समझ रहे हैं ना। गद्यांश क्या होता है, 2 रहेगा, एक मेन में रहता है और एक तीसरा का मान लीजिए मेन में और एक अथवा में। 2 गद्यांश रहेंगे ना तो दोनों में से किसी एक को ही करना है, एक को छोड़ देना है। तो संकेत देखिए, संकेत पहले लिखना है। जैसे कि मैंने एक इसमें गद्यांश को सॉल्व किया है, जैसे कि धरती माता की और डॉट डॉट कर दिया है ना, इसके बाद लास्ट में से शब्द उठाया है जांच पड़ताल आवश्यक है। ये क्यों, देखिए एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है बाबू, ये कॉपी चेक होती है ना तो एग्जामिनर फटाफट से उसको टाइम ज्यादा नहीं देना कॉपी पे, 1 से 2 मिनट मतलब कि फटाफट से उसको चेक करना होता है। तो इससे क्या होता है ना कि संकेत दे देंगे तो 2 गद्यांश में से आपने कौन सा गद्यांश सॉल्व किया है एग्जामिनर का फटाक से नजर जाएगी और आपको ये समझ जाएगा कि बच्चा बहुत तेज तराक है। इसलिए वो आपको मतलब कोई त्रुटि भी अगर हो जाती है तो फुल नंबर देगा। ठीक है, ये समझ जाएगा। इसलिए संकेत जो है आपको दे करके लिख देना है कि मैंने ये गद्यांश सॉल्व किया है सर इस मतलब कि इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब चलते हैं। अब गद्यांश में सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ में जैसे कि हेडिंग डाल दीजिएगा, अंडरलाइन कर देना है। और प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की गद्य। अब देखिए अब गद्य भाग लिखा है ना, ये ब्लैक पेन से लिखना है। एक एक चीज अभी एग्जाम से पहले जानकारी ले लो। ठीक है, गद्य भाग लिख लीजिए ब्लैक पेन से। में संकलित एवं भारतीय संस्कृत के अध्येता डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी। देखिए ये भी ब्लैक पेन से छाप देना है। ठीक है ना। द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप, ये हमारा चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप। मेन चीज जो है उसी को ब्लैक पेन से लिखना है। शीर्षक निबंध से अवतरित है, इस तरीके से लिख लेंगे ना संदर्भ। ऐसे ही दूसरा प्रश्न छाप दीजिए, तीसरा रेखांकित अंश की व्याख्या जो भी है, आप एक एक क्वेश्चन का आंसर इसी तरीके से इसी अंदाज में और सेम इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, तब जाके आप अच्छा स्कोर करेंगे। एक एक क्वेश्चन में फुल नंबर पाते चलेंगे। ये तो बात हो गई। इसके बाद आता है बाबू क्वेश्चन नंबर 4, देख लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 4। अब देखिए यहाँ पे अथवा लिखा गया है। बहुत सारे बच्चे को ये भी जानकारी नहीं होता है कि मान लीजिए कि 4 नंबर प्रश्न में 2 प्रश्न आते हैं, एक अथवा में एक मेन में। तो मान लीजिए कि सर मुझे अथवा में करना है, मेन में नहीं याद है, तो अथवा में क्या करेंगे, तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिख लीजिएगा। ठीक है, और अथवा यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा, मतलब सेम उसके ठीक बगल में लिख देने से क्या होगा, एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो समझ जाएगा कि बच्चा ये गद्यांश अथवा वाला किया है। समझ रहे हैं। और संकेत तो देंगे ही, इससे लज्जा शिलापति डॉट 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 मलनताई मिटाना, इससे भी एग्जामिनर को बहुत हेल्प मिल जाएगा कि ये गद्यांश सॉल्व किया है स्टूडेंट। चलेंगे आगे। इसमें भी संदर्भ जो भी लिखना है, प्रश्न पहला दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, मतलब सारे क्वेश्चन का ऐसे ही इसी अंदाज में आंसर देते चलना है। समझ रहे हैं ना। ये गद्यांश था। ठीक है, अब एक एक चीज मैं भूल गया था, ये रोल नंबर वाला, ये रोल नंबर एक पेज पे डलवाया। इसके बाद ठीक दूसरा पेज जो आएगा यहां पर भी ध्यान दीजिए, कहां पे, ठीक नीचे RN और रोल नंबर छापते चलिए एक एक पेज पर, हर एक पेज पे छापते चलना है। ये आइडिया कभी मत भूलिएगा, नहीं तो कहीं आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो आपकी कॉपी चेंज हो सकती है या कोई भी त्रुटि हो, कहीं पेज उखड़ के भूल जाता है तो जो टीचर होंगे वो मदद मिलेगा उस रोल नंबर से कि हाँ इस कॉपी में से ये पेज निकल के आया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क। ये देखिए 5 नंबर प्रश्न में ना आपकी क भी मिलेगा और ख भी मिलेगा। तो क में क्या करना होता है, ख में क्या करना होता है, समझिए।
प्रश्नोत्तर संख्या 5 की अगर क की बात करें तो इसमें मतलब कि लेखक का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय लिखना होता है। और ख की बात करें 5 का तो इसमें कवि का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय छापना होता है। तो दोनों अगर मिल के बात करें तो 10 नंबर की तैयारी हो जाती है। चलिए सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 5 की क की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि पेपर में पूछेगा कि किसी एक नीचे दिए किसी एक लेखक के जीवन परिचय के मतलब साहित्यिक परिचय देते हुए उनके जो निबंध संग्रह है उन सभी को लिखिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय का उल्लेख किया है इसमें। तो ऐसे ही सबसे पहले जिसके बारे में आप लिख रहे हैं ऊपर लिख लीजिएगा जीवन परिचय का नाम, जिनके बारे में लिखना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जीवन परिचय का हेडिंग डाल लीजिएगा। बेस्ट दिखने के लिए थोड़ा अंडरलाइन भी यूनिक चाहिए। अब ऐसे ऐसे जीवन परिचय में आपको जो सन में जन्म हुआ था उसको ब्लैक पेन से, जिस सन में मरे हुए थे, मृत्यु हुआ, निधन हुआ, उस समय को वही ब्लैक पेन से सन को डाल देना है। सिंपल तरीके से चलना है और बेस्ट तरीके से। हाँ, एक बात ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी मतलब कि दो पेन के अलावा किसी भी अन्य पेन की यूज नहीं करना है। यानी कि एक पेन चाहिए आपको बस ब्लू पेन, ब्लू का मतलब नीला होता है, समझे ना, ब्लू का मतलब नीला पेन, और एक ब्लैक पेन यानी कि काला पेन। बस एग्जाम में दो ही पेन को अलाउड किया गया है। इसके आगे अगर कोई ही पेन से यूज करते हैं तो पक्का नंबर कट जाएगा, चाहे आप सही सही लिख कर आए। साहित्यिक परिचय भी हेडिंग डाल के बहुत ही बेस्ट तरीके से लिख लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। आगे चलते हैं, ये कृतियां जो होती है ना साहित्यिक परिचय के नीचे, इसको भी छाप लीजिएगा। एक एक पॉइंट मैं इसी तरीके से बता रहा हूं जिस तरीके से मैंने लिख करके और बहुत अच्छा स्कोर किया था। चलेंगे नीचे चलते हैं, आगे प्रश्नोत्तर संख्या को बढ़ाते हुए चलेंगे। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख दिख रहा है ना, 5 के ख में क्या होता है मैंने पहले ही इस बारे में मतलब कि वर्णन कर दिया है। 5 के ख में ये कवि का साहित्यिक परिचय जीवन परिचय लिखा जाता है, जो कि 5 नंबर का एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। जैसे कि मैंने ये मैथिली शरण गुप्त जी के इस मतलब कि वीडियो में ले लिया हूँ साहित्यिक परिचय जीवन परिचय जितने भी हैं, इसमें ये मैथिली शरण गुप्त जी हैं, एक कवि हैं, ठीक है। इसमें जीवन परिचय इस तरीके से हेडिंग डाल के जो भी चीजें हैं ना, जिस सन में जन्म लिए ये ब्लैक पेन से हो गया, इनके पिताजी का नाम ब्लैक पेन से हो गया, इसी तरीके से सेम फॉर्मेट में लिख देना है। जैसे मैंने इस वीडियो में बता रहा है 12 दिसंबर 1964 को ये जो है उनका मतलब क्या हुआ था, निधन हुआ था। ये चीजें जो है आपको ध्यान रख के चलना है। पेपर से पहले एक एक चीज की प्रैक्टिस कीजिए बिना देखे हुए लिख करके, और कंफर्म कर लीजिए कि हाँ मैंने पूर्ण तैयारी कर रखा है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 5 नंबर प्रश्न के बाद आएगा प्रश्नोत्तर संख्या 6। प्रश्नोत्तर संख्या 6 ये भी 5 ही नंबर का आता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का आता है। इसमें क्या होता है बाबू, ये मतलब कि किसी के सारांश, किसी के उद्देश्य को वर्णन करना होता है। जैसे कि बहादुर हो गए, बहादुर के बारे में इनके चरित्र चित्रण करना होता है। तो इसको कैसे करेंगे समझिए। जैसे कि बहादुर के प्रमुख पात्र, बहादुर के चरित्र चित्रण के बारे में पेपर में लिखने के लिए आएगा, तो इसी तरीके से सेम फॉर्मेट में लिखिएगा। ज़्यादा नहीं, टू द पॉइंट लिखना है। ज़्यादा अगर आप लिखने की कोशिश करते हैं तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये बच्चा बना बना के लिखा है, इसको नंबर नहीं देंगे। टू द पॉइंट जितने में प्रश्न करे, जो जैसा प्रश्न करता है उसको जवाब उतने में ही दीजिए, समझे ना। आगे देखिए, इसमें पहला हो गया यानी छल कपट रहित। इसमें बहादुर के बारे में कुछ विशेषताएं बताना है, ठीक है, कि बिना छल कपट का था। इसमें परिश्रमी, हंसमुख एवं मृदभाषी, ये जितने भी टॉपिक्स है ना मैं फुल डिटेल में सॉल्यूशन भी करा चुका हूं। तो आप लोग ऐसे ही लिखना है, समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं, आगे एकदम एक एक चीज की तरफ देखते हुए बढ़ेंगे। हाँ, अब एक बात करते हैं, थोड़ा समय यहाँ पे आप लोग समझा देता हूँ। ये प्रश्न संख्या कितना था बाबू? इससे 6 था। कितना था? थोड़ा सा बैक आते हैं फिर आपको दिखाते हैं। प्रश्न संख्या कितना है? 6 था। इसके बाद ही 7 नंबर आएगा। देखिए इसके बाद कितने नंबर आएगा? 7 नंबर। अभी 7 नंबर के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं। प्रश्नोत्तर संख्या कितना बाबू? 7 नंबर। ये 7 नंबर जो प्रश्न आता है ना, ये जिले वाइज आता है। मान लीजिए कि 5 से 7 8 जिलों को एक ग्रुप बनाता है और उस जिलों में 2 क्वेश्चंस को डाल देता है कि हाँ इस जिले के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के पास ये 2 क्वेश्चंस जाएंगे। आपको क्वेश्चन जिला वाइज आता है, तो आप किस जिले से हैं कमेंट में जरा बताइए कि हम इस जिले से हैं, और उसके हिसाब से आपको कमेंट करके और उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब बता देंगे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन वो होता है। अब आते हैं
यहां से खंड ख स्टार्ट करने। खंड ख भी जो आता है बाबू ये 50 ही नंबर का होता है। कितने नंबर का? 50 नंबर, समझिए ना। क्योंकि आप तो जानते हैं कि हिंदी में ये प्रैक्टिकल का मतलब चीजें नहीं होता है, विदाउट प्रैक्टिकल हिंदी है, यानी कि 50-50 दोनों क्वेश्चन से मिलेंगे, खंड क से या खंड ख से। ये 50 नंबर का यहाँ से भी प्रिपरेशन की बात करेंगे, कैसे करना है, कैसे लिखना है, पूरी जानकारी के क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है। चलिए देख लीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या करने से पहले खंड ख लिखना जरूरी है, समझे ना। इसके बाद ही स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 8 का क, इसके ठीक बाद 8 की ख भी करना है, समझे ना। तो ये चीजें समझ लीजिए। 8 की क में सबसे पहले क्या आता है, समझिए मेरी बात। 8 की क में संस्कृत से गद्यांश दिया जाता है। क्या आता है बाबू? संस्कृत से गद्यांश। ये संस्कृत का गद्यांश 2 आता है, जिसमें एक अथवा में रहता है, एक मेन में रहता है। तो किसी एक ही को करना होता है, समझे। एक को छोड़ना होता है, लेकिन 2 दिया रहता है कि जो आपको आए वही कीजिए, समझे। यहाँ पे मैंने मान लीजिए कोई आपको आ गया तो उसका संकेत लिखेंगे कि महामना विद्वान डॉट डॉट डॉट, इसके बाद स्वभाव एवासित। मैंने इस गद्यांश को सॉल्व किया है, तो आपको ऐसे संकेत डाल देना है जैसे कि हिंदी के गद्यांश में सॉल्व किए थे, ठीक है। इसके बाद संस्कृत के गद्यांश में क्या करना होता है, सबसे पहले संस्कृत का जो गद्यांश दिया है उसका संदर्भ लिखना होता है। यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डाल लेना है कि मान लीजिए कि कोई यहाँ पे महामना विद्वान वक्ता से, तो जरूर कंफर्म है कि एक गद्यांश आएगा ही आएगा। तो संदर्भ लिखेंगे, यह गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, इसको ब्लैक पेन से देख रहे हैं ना, संस्कृत भाग को ब्लैक पेन से संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। ये पाठ का नाम भी ब्लैक पेन से। ये हो सके इसका संस्कृत का जो गद्यांश है उसका संदर्भ हो गया। इसके बाद जो गद्यांश दिया हुआ है ना, उसका पहले अब क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। किस चीज में? हिंदी में, ठीक है ना, हिंदी में। यहाँ पे लिख देंगे अनुवाद, हेडिंग हो गया। और जो गद्यांश है उसका यहाँ पे अनुवाद कर दीजिए इसी मतलब की तरीके से, बेस्ट तरीके से, ठीक है, बढ़िया से लिख देना है। अनुवाद हो गया। ये 8 का क था। यहाँ पे पहुंच चुके हैं प्रश्नोत्तर संख्या 8 की ख। समझ रहे हैं ना। 8 के ख में क्या होता है, ये पद्यांश, संस्कृत में पद्यांश या श्लोक दे देगा और पूछेगा ना कि इसका संदर्भ लिख दीजिए, और जो संदर्भ जो संस्कृत में पद्यांश दिया हुआ है इसका आप अनुवाद भी कर दीजिए, तो आपको 7 नंबर दे दिया जाएगा। समझ रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपको कोई पद्यांश दिया हुआ, इसका संकेत लिख दिया हूं कि न मे रोचते डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसके बाद कुद्दो भविष्यति। तो आपको ऐसे ही हर एक फॉर्मेट जो मैं चीजें बताते चल रहा हूँ, हर एक कोई नहीं बताएगा फिर, लेकिन मैं चीजें जो बता रहा हूँ यूनिक है सभी बच्चों से, एक एक पॉइंट पे नंबर नहीं कटेगा। मैं बता रहा हूँ एकदम 100% सिक्योर होकर, अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए इसका संदर्भ लिखेंगे, ये पद्यांश जो दिया है, नमे रोचते डॉट डॉट कुद्दो भविष्यत, तो इसको आप अच्छे से संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में। तो इसको ब्लैक पेन से, जैसे सभी चीजों को बताते चल रहा हूं वैसे ही करते चलना है। यहाँ पे लिखा है संकलित जातक कथा, किस पाठ से दिया है, जातक कथा से। और संस्कृत का श्लोक का मैं एक और पार्ट बता देता हूँ, सुभाषित, यानी कि सुभाषित वाला से, सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी, रत्नानी वाला जो चैप्टर है उसी में से इस बार आएगा 100%। एकदम बढ़िया से तैयार करके जाना सुभाषित रत्नानी वाला से। और जातक कथा से मतलब ज्यादा नहीं पूछता है, एक कहीं कहीं पूछ देता है सेट में, लेकिन सबसे ज्यादा सुभाषित रत्नानी से पूछता है। तो इस चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं बढ़िया से एकदम रट्टा मार लेना एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बाद इस श्लोक का आपको यहाँ पे अनुवाद लिख देना है सिंपल तरीके से, बढ़िया से, ठीक है। आगे बढ़े, यहां से स्टार्ट होता है बाबू क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्नोत्तर संख्या 9। और एक चीज आपके सिलेबस में इस बार मतलब कि बदलाव कर दिया गया है, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर जो 10 आएगा, पहले विभक्ति और वचन आता था, समझे, संधि और विच्छेद आता था, लेकिन इस बार क्या चेंजिंग हुआ है, आगे बढ़िए और तब भी बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या 9 के पहला में ये आता है मुहावरा एवं लोकोक्तियां। इसको पहले मान लीजिए कि तलवार की धार पर चलना, इसी को आप कर रहे हैं। मान लीजिए 9 का पहले ही नंबर पे है ये तलवार की धार पे चलना, तो इसको कैसे करना होता है
सबसे पहले तलवार की धार पे चलना का अर्थ बताएंगे कि हाँ इसका मतलब ये होता है, और इसी चीज को वाक्य में प्रयोग करना होता है, तो अब जाके 2 नंबर मिलता है। अगर इसका अर्थ लिखेंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, और जैसे ही इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो फिर 1 नंबर। इसका मतलब ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, समझे। तो तलवार की धार पे चलना का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य करना। तलवार की धार पे चलना का मतलब बहुत कठिन कार्य करना होता है, इसका ये अर्थ हो गया। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे फिर हेडिंग डाल के, तो लिखेंगे मैंने इस कार्य को कैसे किया, यह तो तलवार की धार पर चलने के ही बराबर है या समान है, समझे। तो अब जाके 2 नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़े, चलिए 9 का वो पहला क्वेश्चन था यहाँ पे। अब 10 नंबर में यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, यही सिलेबस में चेंजिंग हुआ था, उस चीज को मैं अभी बता देता हूँ, समझ लीजिए। 10 नंबर पहले मतलब 2023 की बात करें तो वहां पे सिलेबस नहीं बदला था, लेकिन 24 में पेपर आएगा जो ना, वो सिलेबस चेंज हो चुका है। देखिए थोड़ा सा पीछे की भी बात कर लेंगे, फिर तब आगे बात करेंगे कि 2024 में कैसा आएगा। 2023 के थोड़ा सा बता देते हैं। 10 नंबर में 10 की क होता था पहले और 10 की ख होता था, समझे। तो क में क्या होता था, क में संधि विच्छेद आता था, 2 संधि विच्छेद दे देता था, ठीक है। और मान लीजिए कि ख में आपको विभक्ति और वचन दे देता था मतलब कि, और अब क्या हुआ है कि दोनों को हटा दिया है। क्यों हटाया है, इसका भी कारण है, क्योंकि जब आगे की क्लासेज आप करेंगे ना तो इसमें इसका यूज नहीं है। इसलिए समझ रहे हैं ना कि जो नया पाठ्य का करिकुलम जारी हुआ है तो उसके हिसाब से इसको दोनों को बैक कर दिया है। यानी कि बैक मतलब पीछे, कभी ले भी सकता है एग्जाम में 2025 के बाद 26-27 में भी इसको जारी कर सकता है, बट अभी के लिए बैक कर दिया इसको, मतलब कि यहाँ से हटा ही दिया, समझिए। तो अब इसके जगह पे 2024 में क्या होने वाला है, प्रश्नोत्तर संख्या 10 के क में, ठीक है, सीधे सीधे 10 के क ही आएगा इस बार। अब अपठित गद्यांश आएगा, क्या आएगा, अपठित गद्यांश। इस बार 2024 में 10 के क नंबर पे अपठित गद्यांश आएगा। ये क्या होता है समझिए, कि मान लीजिए कि कोई कहानी दे देगा छोटा सा, मतलब कि 10 लाइन का या मतलब 8 लाइन का कोई कहानी दे देगा जो आप पढ़े कभी नहीं हो, मतलब कभी पढ़े ही नहीं हो, वो कहानी ऐसी होगी। और उस कहानी को आपको बढ़िया से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, मतलब पूरा पढ़ लेना है अच्छे से, और उसी कहानी में से प्रश्न पूछेगा। 3 प्रश्न रहेंगे, समझे, जो कि पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न 2-2 नंबर के, और तीसरा जो होगा 1 नंबर का होगा, ठीक है। तो उसी गद्यांश को पढ़ना है, उसी में से प्रश्न पूछेगा, आपको उसी में से भी जवाब देना है। तो ये मतलब सिंपल आएगा, एक तरफ से मानिए तो हलवा है, समझे। आप कर लेंगे, हम इसका सोल्यूशन भी बहुत बता रहे हैं, अपठित गद्यांश को कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे चैनल पे एक एक चीज को प्रिपरेशन कराया जा रहा है बेस्ट तरीके से। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेशन वाले हैं, सबके पास इस चैनल के बारे में बताइए, शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे के पास हेल्प मिले और अच्छा से स्कोर करें, आप बोर्ड टॉपर बने, ठीक है। चलिए 10 नंबर खत्म हुआ। प्रश्नोत्तर संख्या 11, यहाँ पे देखिए ना, प्रश्नोत्तर संख्या 11 का क कहाँ पे, यहाँ पे शायद इसको पीडीएफ में मैंने नहीं लिया है, तो ये मुझसे मिस्टेक हुआ है। लेकिन 10 की क 11 के क वाला को आप अच्छे से समझ लीजिए, जैसे ख बता रहा हूँ वैसे ही क भी है। जैसे कि यहाँ पे 11 के ख में क्या है, पूछेगा ना कि नीचे दिए गए 2-3 से शब्द दे देगा, पूछेगा इसका पर्यायवाची बताइए, इसको पूछेगा इसका अर्थ बताइए, पर्यायवाची कहते हैं उसी को। जैसे अंबर लिखा है ना, इसका 2-2 अर्थ बता दीजिए। अंबर का मतलब होता है बाबू आकाश या वस्त्र कह लीजिए, यही पूछता है, ये 2 नंबर का आता है, समझे। 11 के ग हो जाएगा, पूछ देगा ना अनेकार्थी शब्द का मतलब, अनेक शब्दों का अगर बात करें तो एक ही जवाब देना होता है। बहुत सारी बातें कर लें और उसका जवाब एक ही शब्द में दे दीजिए तो उसको अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। वैसे ही ये चीजें आता है, तो आपको हेडिंग डाल के लिख लेना है, उत्तर विकल्प में रहेगा तो आप छाप लीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 11 के घ है, ये अशुद्ध शब्द, पेपर में अशुद्ध शब्द दे देगा और उसको 4 देगा, लेकिन उसमें से 2 को करना है, 2 को छोड़ देना है। यहाँ पे 2 को मैंने कर दिया है, शुद्ध करके लिख देना है। तुम कुर्सी पर बैठे हो, उसमें क्या लिखा था समझ रहे हैं, अशुद्ध कैसे लिखा था, तुम तो कुर्सी में बैठे हो, अशुद्ध लिखा था, लेकिन इसको शुद्ध करके लिखना अपने कॉपी में कि तुम कुर्सी पर बैठे हो, समझे। इसी तरीके से 2 ही करना है, 2 को छोड़ देना, जो इजी लगे उसको कर लीजिए, जो हार्ड लगे उसको छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 12 की क,
ये देखिए अथवा लिखा हो ना, इसका मतलब क्या हुआ कि मेन वाला नहीं आया आपको तो अथवा वाला कर लिए, वही चीज समझ लीजिए। हास्य रस का मैंने यहाँ पे परिभाषा बताया है कि अपने अथवा पराये के परिधान या वेशभूषा, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से जो उत्पन्न हुआ है उसे हम हास्य रस कहते हैं। समझे? इसका एग्जाम्पल भी देना होता है। यहाँ पे मैंने एक ही चीज को यहाँ पे दो दो बार ले लिया है, क्या चलेंगे आगे चलेंगे कोई बात नहीं। ये 12 का ख है, मतलब श्लेष्मा अलंकार, इसका उदाहरण लिखिए, स्पष्टीकरण दीजिए, तब जाके ना 2 नंबर पाएंगे इस तरीके से। तो पूरा मैंने फॉर्मेट को बना रखा था। ये देखिए बाबू, महत्वपूर्ण निबंध लेखन, ये 9 नंबर वाली टॉपिक है, समझ रहे हैं ना, एक एक पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा तब भी जाके छाप के आएंगे। ये देख रहे हैं ना, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, यानी कि जो पर्यावरण प्रदूषण फंस रहा है, यानी समस्या किस कारण से हो रही है और जो भी चीज है ना उसका समाधान कैसे होगा। तो किसी भी चीज को, किसी भी समस्या का समाधान भी होता है। तो इस पर टॉपिक पे इस बार 2024 में आपको पेपर के ऑप्शन में देखने को मिलेगा। कैसे लिखेंगे, क्या है ट्रिक लिखने का, अगर याद भी नहीं है तो भी छाप के आएंगे। तो अगर नहीं याद है तो भी आप 7 नंबर अचीव कर सकते हैं निबंध में, अगर याद है तो एकदम 9 में 9 छाप के आएंगे। चलिए समझिए, मान लीजिए कि प्रदूषण की समस्या और समाधान पे आप लिख रहे हैं, तो आपको मैं यहाँ पे रूपरेखा नहीं बताया हूँ, लेकिन रूपरेखा लिख लीजिएगा। रूपरेखा का मतलब क्या होता है, यानी कि प्रदूषण का अर्थ क्या होगा, इसके मेन जो हेडिंग होता है उसी को रूपरेखा में लिख देते हैं। मेन हेडिंग माने 5 हेडिंग बनेगा इस निबंध में, तो उस हेडिंग को ही रूपरेखा में लिख देंगे। हेडिंग एक एक हेडिंग पर आपको क्या करना है, हेडिंग डाल के उसके बारे में लिखना है। जैसे कि मान लीजिए प्रदूषण का अर्थ बताना है कि प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, तो स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का निवास संभव है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं, मतलब इसी के बारे में अर्थ बता देंगे, हेडिंग डाल के लिख देंगे। समझ रहे हैं ना, आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण यानी हवा से प्रदूषण फैलता है, जल से भी प्रदूषण फैलता है, ध्वनि से मतलब कि हल्ला गुला से भी प्रदूषण फैलता है, आवाज से, रासायनिक प्रदूषण भी फैलता है। मतलब ये प्रदूषण के प्रकार हैं, इतने तरीके से फैल सकता है। अब एक एक टॉपिक पे, जैसे कि वायु प्रदूषण हो गया ना, तो कैसे फैलता है इसके बारे में आप लिखेंगे। जैसे हेडिंग लगाएंगे वायु प्रदूषण, लिखेंगे कि वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल किससे कहते हैं, हमारे आसपास के जो क्षेत्र है बाहरी के हमें ढका हुआ है, वायुमंडल कहलाता है। सिंपल तरीके से बात करें तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या करते हैं, छोड़ते रहते हैं, इन्हीं के द्वारा हम सांस लेते हैं। तो ये हमारे रोग मतलब कि शरीर में जाता है, तो स्वस्थ शरीर को भी क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है। तो ये वायु के द्वारा ही न हुआ, प्रदूषण फैला, इसीलिए वायु प्रदूषण बोलते हैं। ऐसे ही इसके बारे में जल प्रदूषण, जल से कैसे प्रदूषण फैलता है इसके बारे में लिख देना है। अब ये सारी चीजें हेडिंग डाल के रूपरेखा वाला, इसमें लास्ट वाला उपसंहार जरूर लिखना, तो आराम से लिख लीजिए। एक चीज मैंने नहीं बताया, पत्र लेखन। पत्र लेखन ये जो आता है बाबू, ये पेपर में 6 नंबर का आता है, और मैं पत्र लेखन का वीडियो बहुत सारा बता दिया हूं। आप लोगों को बस सर्च करना है कैसे, DK सर क्लासेज, क्या लिखेंगे, DK सर क्लासेज पत्र लेखन, क्या लिखेंगे, या स्पीकर में बोल भी सकते हैं पत्र लेखन, DK सर क्लासेज पत्र लेखन। या नहीं आता है तो पत्र लेखन लिखेंगे, पत्र लेखन DK सर क्लासेज, पहले बोल लीजिए पत्र लेखन या लास्ट में बोल लीजिए, लेकिन चैनल का नाम बोलिएगा तो मेरा वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये बताइए कि वीडियो कैसी लगी, अगर बढ़िया लगी हो, ऐसे इंग्लिश की वीडियो चाहते हैं कि हाँ सर इंग्लिश में भी कॉपी कैसे लिखें, एक एक पॉइंट पे बताइए, क्या कमजोरी है, क्या मतलब कि सही है, मतलब क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये चीज़ें आप बताइए, इंग्लिश की वीडियो लाइए। तो आप लोग को इस वीडियो को लाइक करना होगा, नहीं किए हैं तो चैनल पर नए हैं अगर, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लेना। इससे क्या होता है ना, देखिए बहुत सारे बच्चे तो सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन बेल आइकन जो होता है ये घंटी, इसको क्लिक नहीं करते हैं ऑल नोटिफिकेशन पर, तो सूचना नहीं जाता है, वीडियो पहुंच ही नहीं पाता है, तो आप देखकर कैसे तैयारी करेंगे।
आप लोग के लिए यही 2 महीने का टाइम बचा है। आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो होता है घंटी दबा करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करके रखिए। सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास वीडियो जैसे ही डालूंगा। और तैयारी जबरदस्त कीजिए, किसी भी मतलब की तरीके से चूकिए मत बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए। यहाँ पे तैयारी बेस्ट तरीके से चैप्टर वाइज लॉन्ग वीडियो, वन शॉट वीडियो अब हम यहाँ से आपको देने वाले हैं ऑल सब्जेक्ट का। तो जुड़ जाइए, अपने दोस्तों में, रिलेशन वाले फ्रेंड्स जो भी हैं और 12th में पढ़ रहे हैं सबके पास शेयर कीजिए। अब बात आती है कि इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ भी चाहिए ना, तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां पे जुड़ जाना है। इसके ठीक बाद टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा, वहां पे भी जुड़ जाइए। लेकिन सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे ही भेजा जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए सबसे पहले, ठीक है। ग्रुप में तो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, बट आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पे सबसे पहले सेंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।